हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का लिटरेचर स्टार्ट करने वाले हैं। तो लिटरेचर में आपको पता है 2 बुक्स हैं आपके। एक जो फर्स्ट फ्लाइट के नाम से जाना जाता है, ये मेन लिटरेचर बुक है, ठीक है, देख रहे हैं आप। और दूसरा जो सप्लीमेंट्री रीडर है, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के नाम से, ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और वो लेसन है ए लेटर टू गॉड। चलिए, फर्स्ट फ्लाइट ए लेटर टू गॉड। अब ये स्टोरी है क्या चीज़, पहले हम लोग इसका ब्रीफ समरी ओवरव्यू जानते हैं, फिर हम लोग लाइन वाइज समरी और एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। उसमें वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे और जो भी इसमें कंसर्निंग एलिमेंट्स है डिटेल में। लेकिन इससे पहले हम लोग उसका एक ब्रीफ समरी ओवरव्यू जान लेते हैं, ठीक है। ए लेटर टू गॉड क्या है? ये एक ऐसी स्टोरी है इसमें एक व्यक्ति का फेथ दिखाया गया, विश्वास दिखाया गया। किस पर? ईश्वर पर। ऐसी विश्वास जो कभी कभी हमारे मन में अकल्पनीय हो सकता है, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, इस तरह की विश्वास। वो कैरेक्टर कौन है इस स्टोरी में? वो लेंचो नाम का एक व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ अकेले एक पहाड़ी की चोटी पर रहता है। आसपास में कोई घर नहीं, वो अकेला सा घर है, नदी घाटी है जहाँ उनके फसल के खेत हैं और वो खेती करता है और खेती पर ही आधारित उसका परिवार है पूरी तरह से। अब क्या होता है, इस साल भी खेतों में फसल बहुत अच्छी लगी हुई है, लेकिन एक बारिश की उम्मीद है। एक बारिश की वो अपेक्षा करता है कि एक बारिश हो जाए, मतलब एक बार वर्षा ठीक से हो जाए तो फसल बहुत अच्छे उसके होंगे। इसी उम्मीद में है। आज सुबह सुबह वो कोई काम नहीं किया, सिर्फ वो खेतों में जाता है और वो देखता है आसमान की तरफ, उत्तर पूर्व दिशा में, कि कहीं बादल आ तो नहीं रहा है बारिश, क्योंकि बारिश की बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि बारिश अगर ना होगी तो फसल मर जाएंगे और इतने अच्छे फसल में फूल लगे हुए हैं। अब एक बारिश हो जाए तो फसल बहुत बढ़िया हो जाए, ऐसे उसको उम्मीद है। तो क्या होता है कि वो बार बार आसमान की तरफ देखता है। अचानक ही आसमान में बादल घिर जाते हैं। उनके मन को बड़ी खुशी मिलती है। वो ये बात अपनी पत्नी को भी कहता है और उसकी पत्नी भी जवाब में देती है। वो खाना बना रही होती है, सफ़र बना रही होती है और बनाते हुए वो जवाब देती है, हाँ ईश्वर की भी ऐसी इच्छा है, शायद बारिश आज होगी। अब क्या होता है कि आसमान में बादल, बड़े से बादल के पहाड़ आ जाते हैं। वो फिर जब वो घर से बाहर निकलता है तो कुछ जल की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है, जिस बूंद को वो सिक्के से तुलना करता है। कहता है कि ये जल बूंद नहीं, बड़े बूंद 10 सेंट के हैं और छोटे बूंद 5 सेंट के। वो करेंसी की बात है, वो करेंसी मुद्रा है 10 सेंट। जैसे यहाँ रुपए पैसे होता है, उसी तरह सेंट पैसे की बात है, रुपए की बात है। तो 10 सेंट के बड़े बूंद और छोटे बूंद जो जल के आसमान से गिर रहे हैं उसको 5 सेंट वो कहते हैं। अब क्या होता है कि कुछ जल बूंद गिरने लगे तो वो उस जल का, उस बारिश का आनंद लेने के लिए वो बाहर निकल जाते हैं। कुछ बूंद उनके शरीर पर भी गिरता है, बड़ा आनंद, रोमांचित होते हैं वो। लेकिन अचानक ही तेज हवा चलना शुरू होता है और वो तूफान में परिवर्तित हो जाता है और साथ साथ ओले गिरना शुरू होता है। मन दुखी होता है। उसके जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे और तब तक खेलते जब तक उसकी माँ उसको खाने के लिए नहीं बुला लेती। अब क्या होता है कि जब तूफान आ गया, ओले बरसने लगे, तो वो उम्मीद करने लगे कि जल्दी ये चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घंटों बरसता रहा है और घंटों बरसने के बाद क्या होता है कि पूरी नदी घाटी, पहाड़ी, खेत, नदी घाटी में ऐसा लगने लगा जैसे कि नमक ही बिछा हुआ है, क्योंकि वो जो ओले गिरते हैं वो पूरे ढक चुके थे, उस पूरे इलाके को ढक चुके थे। अब था क्या, वो कहते हैं लेंचो कि अगर लोकस्ट, ठीक है, वो जो टिड्डे होते हैं जो झुंड में चलता है सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में, वो फसल पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। हाल फिलहाल में भी आपने सुना होगा, पिछले साल राजस्थान वगैरह में आया था, राजस्थान उत्तर प्रदेश तक पहुंचा था, बहुत फसलों को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान से आया था। तो वो जो लोकस्ट होता है, तो ये इनका कहना था कि वो जो झुंड होते हैं लोकस्ट के,
अगर वो भी खेतों को चढ़ते तो कुछ पत्ते छोड़ देते, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी ओले ने पूरी तरह से बर्बाद कर डाला। अब क्या होता है कि उस रात बड़ी दुखपूर्ण रात थी, जिसको कह सकते हैं दुखद रात। रात को नींद नहीं आ रही थी। इसी चिंता में वो थे कि अब इस साल हम लोग को भूखों रहना पड़ेगा और सहायता की कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी। एक ही उम्मीद उनके मन में थी और आशा का किरण या आशा की किरण जो उन्हें दिख रही थी वो था ईश्वर से मदद। वो एक बात कहते हैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों को सांत्वना देने के लिए कि ये लोग कहते हैं, हमें भी बताया गया कि कोई भूखों नहीं मरता, इसलिए इसकी चिंता नहीं करना। हालांकि हमें लगता है कि अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी ये है कि लोग भूखे नहीं मरता है। लेकिन एक उम्मीद उन्हें थी कि ईश्वर मदद करेगा ज़रूर। फिर क्या होता है कि किसान होने के बावजूद भी उन्हें लिखना पढ़ना आता है। वो शहर में जाते हैं, पेपर लेते हैं, पेन लेता है और वो एक चिट्ठी लिखता है भगवान को कि भगवान हमारे सारे फसल नष्ट हो गए हैं ओले से और उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं इस साल बिताने के लिए पूरे परिवार को, और अगले साल नई फसल आने तक जो खर्च आएंगे वो 100 पेसोस का आएगा। पेसोस वहाँ की करेंसी होगी। तो आप 100 पेसोस मुझे भेज दें, मदद करें। ये चिट्ठी में लिखता है, फिर लिफाफे में डालते हैं। वो खुद शहर जाता है और पोस्ट ऑफिस में जाके डाक टिकट खरीदता है, पोस्टल स्टाम्प खुद उसको चिपकाता है और मेल बॉक्स में डालता है। यानी जो चिट्ठी वाली जो बॉक्स होती है आपका पोस्ट ऑफिस में, खुद डालते हैं। अब चिट्ठी डालने के बाद वो आ जाता है तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं तो उसमें से एक जो पोस्टमैन था उसने चिट्ठी को निकाला और उसमें एड्रेस लिखा हुआ था टू गॉड। ऐसी चिट्ठी पूरी ज़िंदगी में उसने अपने करियर में नहीं देखा था जब से नौकरी कर रहा है। तो पहले वो हंसा और हंसते हुए उसको अपने बॉस के पास लेके गया। बॉस था, कौन होता है पोस्ट ऑफिस में बॉस? पोस्ट मास्टर। उसको वो चिट्ठी दिखाता है तो वो भी हंस पड़ते हैं, लेकिन हंसने के बाद अचानक ही वो सीरियस हो जाता है और सीरियस होने के बाद वो कहता है कैसी विश्वास है, कितना दृढ़ विश्वास ईश्वर पर, काश मुझे भी ईश्वर पर इतना विश्वास होता। फिर वो कहता है कि उसकी विश्वास ईश्वर पर टूटे नहीं, उसका जवाब देने का निर्णय लेता है। इस पत्र का जवाब देना चाहिए, लेकिन पत्र का जवाब देने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि उसमें पैसे की मांग थी। तो क्या होता है कि वो अपने एम्प्लॉय से कुछ मांगता है, कुछ अपने सैलरी का भाग देता है, फिर अपने मित्रों से इकट्ठा करता है, लेकिन कुल इकट्ठा करने के बावजूद भी 70 पेसोस हो पाता है, यानी आधे से कुछ ज़्यादा। 100 पेसोस पूरा नहीं होता। उसको वो इन्वेलप में भरते हैं, एड्रेस लिखते हैं लेंचो का और डाल देते रखते हैं। फिर जब वो नेक्स्ट संडे को वो आता है कि मेरी कोई चिट्ठी आई है पोस्ट ऑफिस में ये मांगने के लिए, तो वो जो पोस्टमैन था वो बढ़ाते हैं उसकी तरफ इन्वेलप। वो इन्वेलप लेता है, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता है। इतना कॉन्फिडेंस था कि ईश्वर हमें मदद करेगा और ईश्वर हमारे साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर मदद न करे। तो कोई आश्चर्य नहीं होता है। वो पैसे निकालता है, गिनता है, उसमें देखता है कि पैसे 70 पेसोस ही है। तो भुएं उनकी सिकुड़ जाती है, थोड़ा गुस्सा आता है कि ये पैसे गया क्या। ईश्वर तो भगवान तो मुझे कम दे नहीं सकते, जितना मांगा उससे कम वो दे ही नहीं सकते, ये ज़रूर इन्हीं लोगों का काम है, ऐसा उनके मन में रहता है। फिर वो काउंटर पे जाते हैं, फिर से पेपर लेते हैं, इंक लेते हैं और फिर चिट्ठी लिखते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक मुझे जो मिला भगवान वो तो मात्र 70 पेसोस मिला, 30 पेसोस की और ज़रूरत है। लेकिन एक बात, ये जो पैसे आप भेजेंगे आप मेल से नहीं भेजेंगे। ये लोग चोरों का यहाँ पे गैंग है, ठीक है। वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को कहता है कि चोरों का गैंग है, ये पैसे निकाल लेते हैं, इसलिए आप मुझे डायरेक्ट भेजेंगे। ऐसा कह के वो फिर ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें दर्शाता है कि एक व्यक्ति जो मेहनत करता है, मेहनत कश है, वो नेचुरल लाइफ जीता है, प्राकृतिक जीवन जीता है, उनको प्रकृति पर बहुत भरोसा होता है, प्रकृति की जो रचना करने वाले पर बहुत भरोसा होता है। तो वैसी आस्था, वैसी विश्वास हो तो उसका ईश्वर टूटने नहीं देता है। वो पोस्टमैन, वो पोस्ट मास्टर, उनके लिए वही ईश्वर के रूप में आया जो उनकी मदद की। तो एक होता है कि ईश्वर कोई एक व्यक्ति नहीं होता। जो भी व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करता है तो आप समझ लीजिए कि वो ईश्वर ही कर रहा है।
ईश्वर के द्वारा प्रेरित है और वो स्वयं ईश्वर ही है जो पूरे ब्रह्मांड में हर रूपों में जो दिखता है। तो इसलिए ईश्वर पर आस्था, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं होता, इसलिए वो चूंकि ऐसा विश्वास उसके मन में था कि वो मदद करेंगे और पैसे भेजेंगे, तो ऐसा हुआ भी। अब 70 पैसे आए, उसके काम पर मदद की हुई उसकी। लेकिन एक बात है कि जो पोस्ट मास्टर था उन्होंने उनके मन के भाव को समझा, और मन के भाव को समझने के बाद उनका विश्वास टूट न जाए ईश्वर पर, इसके लिए प्रयत्न किया। तो ये प्रेरणा भी उनके मन में जो आई होगी तो शायद ईश्वर की ही होगी। खैर, ये ओवरव्यू हो गया इस स्टोरी का। अब हम लोग किताब को सामने रखेंगे और लाइन वाइज इस स्टोरी को समरी और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. कहता अकेला घर उस संपूर्ण घाटी में एक कम ऊंचाई वाले पहाड़ी के ऊपर बसा है। From this height, one could see the river, the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. कहता है इस ऊंचाई पर से कोई भी देख सकता था नीचे की नदी को, उन खेतों को जिसमें पकी फसल लगे हुए हैं फूलों के साथ, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब जो जब फसलों में फूल लगी हुई होती है तो उससे हमेशा उम्मीद रहता है कि फसल अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी। हार्वेस्ट मीन्स फसल कह लीजिए आप, उपज कह लीजिए। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। एक चीज़ जिसकी ज़रूरत थी वहाँ की मिट्टी को, पृथ्वी को, वो डाउनपोर, एक बारिश की, और एटलीस्ट अ शावर, या एक बौछार की। बारिश मतलब जोरों की बारिश, शावर मतलब होता है फुहारे के साथ बारिश, कम से कम जो मिट्टी को भिगो दे। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, कहता है भर सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो कुछ नहीं किया सिवाय आसमान की ओर देखता रहा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी दिशा में। नॉर्थ ईस्ट साइड मतलब उत्तर पूर्वी दिशा में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। उसके बाद वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि अब हम लोग को बारिश मिलेगा। अपनी पत्नी को संबोधित करते हैं, वुमन करके उन्होंने संबोधित किया है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग शपर, वो औरत जो भोजन बना रही थी, सपर मतलब होता है रात के अंतिम भोजन, रिप्लाइड, उसने जवाब दी, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर को की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे उनके, वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे उनके, ठीक है, जो छोटे बच्चे थे, द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल, जब तक उस औरत ने यानी लेंचो की पत्नी ने उन बच्चों को नहीं बुलाया, किसके लिए, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और जब वो लोग खाने के लिए बैठा, जब वो भोजन कर रहे थे, इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज, जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ठीक है, लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, पूर्वानुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो बड़े बड़े जलबूंद गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट दिशा में आसमान में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ करीब आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो बह रहा था बड़ा ताज़ा और मधुर लग रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो आदमी बाहर जाता है, कौन, लेंचो, कोई काम से नहीं, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि जो बारिश होती तो उसके जलबूंद का आनंद अपने शरीर में ले सके, उस बारिश का आनंद अपने शरीर में ले सके, इसलिए वो बाहर जाते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौटता है, ही एक्सक्लेम्ड, वो एक्सक्लेम करता है मतलब कि खुशी से, एक्साइटेड होकर, ठीक है, वो कहता है कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश के बूंद नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रहा है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। मतलब वो तुलना करता है उस जलबूंदों का, किससे, सिक्के से।
ठीक है, ये मेटाफोर एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है जो हम लोग लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं कि जब किसी दो चीज़ों की तुलना करते हैं और एक की जगह पर दूसरे को रख देते हैं तो उसको मेटाफोर कहते हैं। तो यहाँ न्यू कॉइन्स किसके लिए आया है? जलबूंदों के लिए। आगे वो कहते हैं द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। ठीक है, जो बड़े जलबूंद के जो पीस हैं वो 10 सेंट के हैं। 10 सेंट मतलब होता है, सेंट मतलब करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपए पैसे होते हैं तो वहाँ के करेंसी होंगे। तो बड़े जलबूंद को 10 सेंट वो कीमत देते हैं, कहते हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे वाले जलबूंदों को 5 सेंट का वो कहते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़ा संतुष्ट होकर, मैंने चेहरे में संतोष का भाव लेकर, ही रिगार्डेड दैट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ हिज फ्लावर्स ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन। ठीक है, वो अब क्या होता है कि अपने फसलों को देखता है, खेतों को, और वो ऐसा समझता है, ऐसा वो मानने लगता है कि जितने भी उसके फसल हैं फूलों सहित वो जलबूंदों से सराबूर हो गया है, मतलब बारिश से सराबूर हो गया है। ठीक है, बट सडनली, मैंने बारिश के पर्दे से, कर्टेन ऑफ रेन मतलब जलबूंदों से, बारिश से सीधे सीधे समझ लीजिए। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही जोरों की हवा बहने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगेन टू फॉल, और उस बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये देखने में एकदम बिल्कुल चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो लड़के पानी में थे, बारिश में थे, ठीक है, एक्सपोज कर रहे थे खुद को। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो इस फ्रोजन पर्ल्स को, यानी ये जमे हुए मोती को कलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे वो बारिश होता है और ओले गिरते हैं, देखते हो बच्चे उसको कलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए दौड़ पड़ता है, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल जमा हुआ बर्फ़ का छोटे छोटे मोती की तरह दिखता है। वो बड़ा आनंद आता है उसको, बच्चे को, इसलिए वो कलेक्ट करने के लिए दौड़ पड़ता है। तो वो बच्चे भी दौड़ पड़े। अब क्या होता है आगे देखिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। द मैन किसके लिए प्रयोग में आया है? लेंचो के लिए। लेंचो अचानक ही फिर चौंकता है, लेकिन यहाँ अब दुख भरी चौंक, उस समय तो खुशी भरी उसकी एक चौंकने वाली बात थी, यहाँ पे वो थोड़ा दुख से, एक्सक्लेम्ड मतलब एक स्ट्रॉन्ग भाव, जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग जाहिर करते हैं उसके लिए हम एक्सक्लेम का प्रयोग करते हैं। तो एक्सक्लेम्ड द मैन, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, अब खराब होता जा रहा है स्थिति। आई होप इट पासेस क्विकली, उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट डिडंट पास क्विकली, ये जल्दी ओले बरसना बंद नहीं होते। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल स्टोन, द कॉर्नफील्ड, कहता 1 घंटे तक घर में, बगीचे में, पहाड़ियों में, पहाड़ियों के किनारे, खेतों में बरसता रहा। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में बरसता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, पूरे खेत देखने से लगते थे एकदम सफ़ेद हो गए, ऐसा लगता था। एज इफ, मैंने ऐसा मानो कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा मानो कि पूरे खेत नमक से ढक दिए गए हों। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक पत्ते भी नहीं रहे पेड़ों पर, उन पौधों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, सारे फसल पूरी तरह से नष्ट हो गए। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, सारे फूल झड़ गए पौधों से। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो का एकदम आत्मा दुख से भर गया। When the storm had passed, जब तूफान खत्म हो गया वो, he stood in the middle of the field, वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ। and said to his son, और अपने बेटे से कहा, a plague of locust wood, ठीक है, a plague of locust wood have लेफ्ट मोर देन दिस, कहता है कि अगर वो टिड्डे के झुंड भी खाते खेतों को, फसलों को चढ़ते, तो वो भी कुछ पत्तों को इससे ज़्यादा छोड़ दिए होते, लेकिन इसने वो भी नहीं छोड़ा, इसने वो भी नहीं छोड़ा। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, दैट हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, मैंने ये ओलों ने
एक भी नहीं छोड़ा। कहता है कि अगर टिड्डे जो होते हैं ना, अभी हाल फिलहाल में अपने पिछले साल पाकिस्तान से जो राजस्थान तरफ आए थे, उत्तर प्रदेश तक आ गए थे, वो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में होता है। जब खेतों को चरते हैं तो वो एकदम पूरी तरह से साफ़ कर देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर वो टिड्डों के झुंड भी होते, वो लोकस्ट के झुंड भी होते, तो वो कुछ पत्तों को खेतों में छोड़ देते, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हम लोग को कोई फसल नहीं मिलेगा, अब तो कोई फसल उपज होगी नहीं। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात पूरी दुख भरी रात बीती उन लोगों का। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा मेहनत बेकार चला गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हमें मदद करेगा। वो पहाड़ी में अकेला रहता था परिवार, और आसपास में कोई नहीं था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी को भूखों रहना पड़ेगा। आज मैं इस वीडियो में इस स्टोरी का यहीं तक एक्सप्लेनेशन समरी बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।